हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर मैथ्स की 7th क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम लोग जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी मैथ्स पेडागोजी के अंदर पूछी जा सकती है वो सारे ही टॉपिक को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क रखा हुआ है, उस होमवर्क को कंप्लीट करना है आपको कमेंट बॉक्स में जाकर। ठीक है, ताकि ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाए और परमानेंटली ये चीज़ें आपको याद हो जाए। चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ टॉपिक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था हमारी जो रहस्यमयी बुक थी 9th क्लास की बुक, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो उसके अंदर कवर हो चुके हैं। कुछ छोटे बड़े टॉपिक है, कुछ शब्दों के नाम है जो आपसे 7th क्लास की बुक में बताए गए हैं। उन शब्दों को आज की क्लास में हम लोग लर्न करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले पेज नंबर 3 पर हमारे लिए इन्फॉर्मेशन आती है। देखो एमपी बोर्ड की सारी ही बुक जो होती है उसमें सारा पैटर्न अब एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है। तो चाहे आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें या एमपी बोर्ड की बुक पढ़ें, सिलेबस ऑलमोस्ट बिल्कुल यहाँ पर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग एमपी बोर्ड को ही फॉलो कर रहे हैं, इससे हमारी एनसीईआरटी भी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। पुराने समय में जब हम पढ़ते थे तब फॉलो नहीं करता था एमपी बोर्ड एनसीईआरटी को, लेकिन अब स्पेशली बुक के फ्रंट पेज पर ही लिखा हुआ रहता है एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तकें। तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, यूलर सबसे पहले ऐसे गणितज्ञ है जिन्होंने अपनी पुस्तक एंक्यूटंग जर अलजेब्रा जो कि 1770 में आई थी, उसमें यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि -1 का यदि -1 में गुणा किया जाए तो +1 आता है। देखिए इसको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज लगाकर, अलग अलग ट्रिक लगाकर उनके द्वारा ये सिद्ध करने की कोशिश की गई है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपसे बन जाए कि यूलर ऐसे पहले गणितज्ञ हैं जिन्होंने क्या किया है, उनकी एक पुस्तक है एंक्यूटिंग जर अलजेब्रा जो कि 1770 में आई थी, ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि -1 इंटू -1 कितना होता है, +1 यहाँ पर होगा। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते ही इन्होंने प्रूफ करने के कई अलग अलग तरीके निकाले थे। इन्होंने क्या करा था, ये -1 इंटू -1 है, इसमें फिर एक -1 जोड़ा, इंटू किया। ठीक है, तो ये -1 हो गया, फिर एक और -1 का इंटू किया, +1 हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा प्रूफ करने का कार्य यूलर के द्वारा किया गया है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है और यही आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन भी था। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, चलिए अब आ जाते हैं बुक के 170 नंबर के पेज पर। जिन स्टूडेंट के पास ये बुक है वो अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं साथ के साथ इन चीज़ों को। इसके बीच में पेज नंबर 3 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने सारे ही पेज एक एक पेज चेक कर लिया, जिस चीज़ पर भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारे पेज आप आज अपन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिशत शब्द जो है लेटिन भाषा का शब्द है। लेटिन भाषा का जो परसेंटम शब्द है इससे लिया गया, जिसका अर्थ होता है प्रति 100। ठीक है, ये इसका मीनिंग क्या होता है, प्रति 100 आप समझते ही हैं। हम लोग एक का इस तरीके से 100वां भाग निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रतिशत किस भाषा का शब्द है, ये अगर पूछ लिया जाए, प्रतिशत लेटिन भाषा का शब्द परसेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रति 1 पर 100। ठीक है, प्रतिशत को चिन्ह परसेंट से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका अर्थ है 100वां भाग, यानी कि 100वां प्रतिशत। 100वां अर्थात 1% का अर्थ 100 में से 1 अथवा 100वां, वही भाग है। आपको पता ही है कि 1 में से आप 100% निकालने की कोशिश करते हैं, 1 का टोटल 100वां भाग आप निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसे 1/100 के रूप में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो ये प्रतिशत की यहाँ पर बात हो गई। बेसिक सी बात है, लेटिन भाषा का शब्द परसेंटम से इसको लिया गया और इसका मीनिंग क्या होता है, प्रति 100। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जाता है। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सममिति। सममिति, इसको इंग्लिश में सिमेट्री बोला जाता है। ये अभी तक एमपी टेट में तो नहीं, लेकिन सी टेट की 2019 का मैथ्स का पेपर देखिएगा, उसमें सिमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सिमेट्री समझ लेते हैं। ठीक है, 2 सिमेट्री होती है, एक तो रेखिक होती है और एक घूर्णन होती है। ये आपका चैप्टर 14 है, 14 नंबर का ये चैप्टर है। सममिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार की ये ज्यामितीय अवधारणा है जो सामान्यतः प्रकृति में प्रदर्शित होती है तथा क्रियाकलाप के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। कलाकार, व्यवसायी, कपड़े या ज्वेलरी डिजाइन कुछ भी करनी हो, कार बनानी हो, आर्किटेक्ट, कहीं पर भी हो, हर जगह सममिति सिमेट्री का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। मधुमक्खियों के छत्ते, फूलों, पेड़ की पत्तियों, धार्मिक चिन्हों, कंबल, रुमाल, इन सभी स्थानों पर आपने सममिति डिजाइन को देखा होगा। तो ये सममिति क्या होती है, सममिति को आप देख सकते हैं, यदि आपने किसी भी चीज़ को 2 भागों में विभाजित किया तो इसका ये वाला भाग और इसका ये वाला भाग बिल्कुल बराबर होगा, बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर करके भी बताया हुआ है, जैसे घर है तो इसके बीच के पोर्शन को अगर आप बीच में से ऐसे देखें तो इधर वाला पोर्शन बिल्कुल इक्वल होगा इस वाले पोर्शन के। तो ये आर्किटेक्चर बताता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये प्रकृति देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको बीच में से 2 भागों में विभाजित करेंगे तो इधर वाला भाग बिल्कुल सिमिलर होगा इस वाले भाग के। तो आप कहीं पर भी
सॉरी, आप कहीं पर भी देखेंगे तो हर जगह आपको सिमेट्री देखने को मिलती है। जैसे कि हमने देखा था फिबोनाची नंबर जो होता है वो हर जगह देखने को मिलता है प्रकृति में कहीं पर भी, तो उसी तरीके से सिमेट्री भी आपको हर जगह देखने को मिलती है। देखो कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। मान लो आपने एक कागज़ पर, पेपर पर एक कछुए का चित्र बनाया है, फिर आपने क्या करा, उस कागज़ को मोड़ दिया। तो यदि उस कागज़ पर मोड़ी हुई आकृति पे वो वाला चिन्ह और ये वाला चित्र जो दोनों बराबर हैं, बिल्कुल इक्वल आते हैं, तो ये सममिति को यहाँ पर शो करता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि इंग्लिश के शब्दों में से कौन कौन से शब्द ऐसे जो सममिति को शो करते हैं। तो एक या दो एग्जाम्पल, जैसे कि आप टी को देख लीजिए। टी क्या होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है, या फिर पूरा रियल वाला टी बनाए तो कुछ टी क्या होता है, इस तरीके का दिखता है, ठीक है, बीच में आएगा। ये मैंने थोड़ा सा साइड में ले लिया है। इसको आप क्या करिए, दो भागों में तोड़कर देख लो, ठीक है, बीच में एक लाइन खींचकर देख लो, तो आप देखोगे ये वाला भाग बराबर होगा इस वाले भाग के। ऐसे करके आप एम को भी देख सकते हो। जब आप एम को दो भागों में तोड़ोगे तो ये वाला भाग इस वाले भाग के बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप डब्ल्यू का देख सकते हो, इसी तरीके से आप एच का देख सकते हो। एच को भी यदि हम दो भागों में तोड़ेंगे तो ये वाला भाग इस वाले भाग के इक्वल है। तो ये चीज़ें क्या शो करती है, ये चीज़ें सारी ही सममिति को यहाँ पर शो करती है, ठीक है। इसी तरीके से ये रैखिक सममिति होती है। घूर्णन भी होती है। घूर्णन में आप देख सकते हैं जैसे कि व्रत हो गया या फिर कोई घड़ी हो गई, उसको आप अलग अलग भागों में विभाजित करने की, घुमाकर भी विभाजित करने की कोशिश करोगे तो उसके सारे भाग आपको बिल्कुल बराबर ही दिखाई देंगे। तो ये कहलाती है हमारी रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति। तो बेसिक सममिति की जानकारी बच्चों को कहाँ पर आकर मिलती है, अपने जो ये 7th क्लास 8th क्लास इनमें आकर बच्चों को सममिति की जानकारी दी जाती है। आपको एक घूर्णन सममिति का एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे दर्पण की सममिति की हम लोग बात कर रहे थे कि उसमें दिशा परिवर्तन हो जाती है, तो बच्चों को दर्पण के माध्यम से सममिति समझाई जाती है, लेकिन उनमें इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है कि दिशा परिवर्तन का ध्यान रखना है, क्योंकि दिशा परिवर्तित हो जाती है, सीधी वाली चीज उल्टी दिखाई देगी और उल्टी वाली हाथ वाली चीज जो है अपन को सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगी। तो ये वाली चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसकी डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रैखिक सममिति क्या होती है। तो ये यहाँ पर देखिए, पूरे लेसन के बाद आता है कि हमने क्या चर्चा करी, उसमें हम लोग शॉर्ट में सारी चीजों को समझ लेते हैं। तो रैखिक सममिति की डेफिनेशन क्या होती है, एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है जब कोई रेखा प्राप्त की जा सके जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर उसके दोनों परस्पर भाग संपाती हो जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाए, ठीक है। जैसे हम लोग कार का चित्र बनाकर देख रहे थे, या फिर सिंपल टी का बना लो। टी का बहुत सिंपल होगा बनाना अभी, ठीक है। तो ये टी हम लोग बना रहे हैं, तो टी में हम लोगों को क्या करना है, एक मिनट, ठीक है। ये टी हमने बना लिया। आप एग्जैक्ट इसको बात समझ लेना कि इनकी जो साइज है वो एकदम सेम है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको दो भागों में तोड़ा, तो ये वाला भाग अगर मैं इसको इसके ऊपर मोड़ कर रखती हूँ तो ये वाला भाग क्या हो जाना चाहिए, परस्पर इसके ऊपर क्या हो जाना है, संपाती हो जाना चाहिए। जब मैं इस टी को मोड़ूंगी तो शेप कुछ इस तरीके का आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके का शेप आएगा क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इधर वाले भाग को इसी के ऊपर मोड़ कर यहाँ पर रख दिया है। तो ये चीजें क्या कहलाती है, रैखिक सममिति यहाँ पर कहलाती है। इसी तरीके से घूर्णन सममिति भी होती है। अब घूर्णन सममिति के एग्जाम्पल को भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो घूर्णन सममिति की परिभाषा क्या बोल रही है, देखो यहाँ पर है इसकी घूर्णन सममिति की परिभाषा। यदि घूर्णन के बाद वस्तु स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या है, घूर्णन सममिति है। परिभाषा समझो, एग्जाम्पल से अभी अपन समझेंगे। एक घूर्णन, यदि घूर्णन के बाद वस्तु जो है स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई दे तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, घूर्णन सममिति है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो हम लोग एक फूल बनाते हैं, ठीक है। एक फूल के एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी हमने टी के एग्जाम्पल से रैखिक सममिति को समझ लिया था, अब एक फूल के एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। ये एग्जैक्ट बराबर साइज का फूल है। इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। अब हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहली स्टेज में इसको 90 डिग्री रोटेट हम लोग करेंगे। ए को क्या करेंगे हम लोग, मान लो 90 डिग्री रोटेट करें तो ए की पोजीशन क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। अब ए ऊपर की साइड हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा और डी का हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में मैं फिर से इसको यहाँ पर रोटेट करूंगी, ठीक है। रोटेट करने में क्या होगा, अब ये जो ए है ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ए जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो अब तीसरा वाला कैसे बनेगा, तीसरा वाला देखना, ठीक है। अब तीसरा वाला ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया और डी यहाँ आ गया। ये तीसरी स्टेप हो गई। फोर्थ स्टेप में हम लोग देखते हैं, ए को नीचे ले आएंगे, इसको थोड़ा रोटेट करेंगे, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ए बी सी और ये वाला डी। अब फिफ्थ स्टेप में मैं वापस से इसको रोटेट करूंगी तो ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया और डी यहाँ आ गया।
ठीक है, ये A B C और D हो गया, एग्जैक्ट उसी पोजीशन में आ गया जिस पोजीशन में वो पहले था, कोई चेंजेस नहीं हुए, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या कहलाएगी, ये हमारे लिए कहलाएगी घूर्णन सममिति। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको समझना है रैखिक सममिति क्या होती है और घूर्णन सममिति यहाँ पर क्या होती है। चलिए अब देखते हैं भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में, जो कि हम लोगों ने 9th क्लास की बुक में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन 7th क्लास की बुक में भी है, तो उसको फिर से डिस्कस करेंगे। आर्यभट्ट का जन्म विक्रम संवत 533 सन 476 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म जो है पटना अर्थात मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के निकट कुसुमपुर ग्राम में हुआ था। आर्यभट्ट सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। उन्होंने अपना विख्यात ग्रंथ आर्यभट्टी जो है 499 ईस्वी में लिख दिया था। ठीक है, कुसुमपुर में ही लिखा था। इसमें प्राकृत संख्या, उनके वर्गों, उनके घनों का योग ज्ञात करने के उन्होंने बहुत सारे नियम बताए। उन्होंने वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात का मान जो है 3.1416 ज्ञात किया था और यह भी स्पष्ट किया था कि यह मान लगभग है जो वर्तमान में पाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने इस वैल्यू को पहले ही डिफाइन कर दिया था कि कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद इन्होंने त्रिकोणमिति के लिए अनेक सूत्रों की खोज भी की थी। उनके गणित के वो सूत्र दिए गए जिसमें त्रिभुज, वृत्त, शंकु, घन, गोले आदि की जानकारी मिलती है। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था, अपन ने ये चीज़ भी स्पेशली पढ़ी थी कि इन्होंने पृथ्वी गोल है इसके बारे में बताया था और इससे अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। इन महत्वपूर्ण योगदानों के कारण भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यहाँ पर रखा गया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा दी गई है, आर्यभट्ट के द्वारा दी गई, तो इसीलिए जो भारत का प्रथम उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ठीक है, अब ये जो न्यू वाली NCERT की बुक है इसके अंदर ये स्पेशली चीज़ें मेंशन की गई कि कोई भी थ्योरी पार्ट जो है बच्चों के जो सिलेबस में ऐड नहीं किया जाएगा। तो जब हम लोग 7th 8th में थे और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था पूरा थ्योरी था, जिसमें आर्यभट्ट और जो मैंने आपको 9th क्लास की बुक से पहली बार जब पढ़ाया था उसमें फर्स्ट चैप्टर अपना आर्यभट्ट और सारी बुक्स के नाम वगैरह थे उसको हटा दिया गया है NCERT पैटर्न में और उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो होती है राष्ट्र में परिशिष्ट आता है उसके अंदर ऐड कर दिया गया ताकि बच्चे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले, उनको ये सारी चीज़ें याद करने की नीड नहीं है। तो जो न्यू बुक से पढ़ रहे हैं वो लास्ट पेज पे देखेंगे और जो ओल्ड बुक से पढ़ते हैं वो फ्रंट पेज पर देख सकते हैं। बाकी PDF मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप चाहें तो PDF के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। तो ये आर्यभट्ट से रिलेटेड सारी जानकारी होगी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बच्चों को दी जाती है। ठीक है, मैथ्स कंप्लीटली इस चीज़ का विरोध करता है कि बच्चों को थ्योरी नहीं पढ़ानी है, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान यहाँ पर देना है, किससे रिलेटेड, गणित से रिलेटेड। इसीलिए वो जो चैप्टर है थ्योरी वाला उसको वहाँ पर हटा दिया गया है। का ये लास्ट पेज है, मतलब 315 टोटल 316 पेज इसके अंदर है। उसमें से जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सारी अपन लोगों ने पढ़ ली है। एक बोधायन शुल्व सूत्र और बोधायन प्रमेय के बारे में आता है क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग इसे पढ़ेंगे। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस का जीवन काल जो है 572 वर्ष पूर्व से 501 बताया गया है। ईसा से लगभग 800 वर्ष पूर्व ही भारतीय गणितज्ञ जो बोधायन थे उन्होंने इस प्रमेय की उत्पत्ति कर दी थी, मतलब पाइथागोरस से पहले इस प्रमेय की उत्पत्ति हो चुकी थी। उनका जो बोधायन सूत्र है इसमें इसकी पूरी जानकारी मिलती, सूत्र के माध्यम से उन्होंने पूरा इस चीज को डिफाइन कर दिया था। ठीक है, सूत्र क्या था वो आप देख सकते हैं, शुल्व सूत्र 48 के भाग 1 जो है इसमें इसकी जानकारी मिलती है। दीर्घ चतुर्स्त्रय अक्षरया रज्जु पार्श्वमानी तिर्यक मानी च यत्र प्रगत मुथे कुरत तत उभयम करोति इति क्षेत्रम ज्ञानम। ठीक है, अब इसका मतलब आप हिंदी में देख लीजिए कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका आशय है कि एक आयत के विकर्ण पर बने, मतलब ये जो आयत आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इस आयत पर हम लोग क्या बनाएंगे, एक आयत का जो विकर्ण है इसके ऊपर हम लोग एक वर्ग बनाएंगे। ठीक है, यही पूरा बोधायन जो शुल्व सूत्र है उसके अंदर दिया हुआ है कि एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ये उस सूत्र का हिंदी मीनिंग है। ठीक है, आयत का विकर्ण आप ये यहाँ पर देख पा रहे हो, उसके नीचे बना हुआ है पूरा एक वर्ग, ये पूरा एक वर्ग बना हुआ है। अब इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, आयत की जो ये दोनों भुजाएं हैं, आयत की ये जो दोनों भुजाएं पर बने इस वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हो गया एक आयत ABCD, यहाँ पर नाम भी मेंशन किया हुआ है ताकि पूरा कंफर्म हो जाए कि हाँ ये थ्योरम पहले से आ चुकी थी भारत में। ABCD पूरा एक आयत हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब BD जो है एक यहाँ पर विकर्ण बना हुआ है, ये BOD एक विकर्ण बना हुआ है। AB ये वापस से आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया आपका AB और ये आपका हो गया AD। ठीक है, इस पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ये पहले से बोधायन में बता दिया गया था, बोधायन के द्वारा उनका जो बोधायन सूत्र है उसके अंदर बता दिया गया था। अब इस चीज़ को पाइथागोरस ने किस तरीके से डिफाइन किया है वो भी आप देख सकते हैं।
समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच यह संबंध पाइथागोरस ने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था। उन्होंने भी ऐसे ही बनाकर बताया था। उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर आप जो ये ए बी देख पा रहे हैं ये किसके बराबर होगा, ए सी और बी इंटू सी जो है इसके योग के बराबर होगा। ए बी का जो स्क्वायर है वो ए और सी आप ये देख पा रहे हैं, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यही होती है हमारी कर्ण, क्योंकि ए सी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कर्ण है, ठीक है। सॉरी, ए बी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए बी आपका कर्ण है और बी सी आपका लंब है और ए सी आपका क्या है, आधार है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये ए है, ये बी है और इस साइड सी था, ठीक है। तो कर्ण क्या हो गया हमारा, फिर से गलत बना लिया क्या, हाँ कर्ण ये है, ये वाली भुजा जो है हमारी कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब ठीक बना है ना, हाँ। ए और बी का जो वर्ग है, ठीक है, ये कर्ण, इसको आप कर्ण बोलते हो, इसको आप लंब बोलते हो और इसको आप बोलते हो आधार, ठीक है। तो ये कर्ण का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, बी इंटू सी, मतलब ये लंब के वर्ग के और सी इंटू ए आधार के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस ने बताया, लेकिन पाइथागोरस से पहले किसने बता दिया था, हमारे बोधायन ने, ठीक है। पाई की वैल्यू भी सबसे पहले किसने बता दी थी, आर्यभट्ट ने बता दी थी कि 3.14 जो है उसकी वैल्यू मानी जाएगी। 1414 जो है 4 अंकों तक हमारे जो है उसने बता दी थी आर्यभट्ट ने। उसके बाद जो है कंप्यूटर वगैरह, सुपर कंप्यूटर से कहीं हज़ारों संख्या तक हम लोग पाई की वैल्यू को डिफाइन कर पाए हैं। तो ये हमारी 7th क्लास की टोटल जितने इसके अंदर 316 पेज थे, हर एक पेज पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। आज आपकी क्लास नहीं है, आपकी क्लास डायरेक्ट कल सुबह 6 बजे मॉर्निंग में होगी, ओके। तब तक पढ़ाई करते रहिएगा और आपके टेस्ट की तैयारी आप करते रहना। टेस्ट आपका बहुत